वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। करीब लगभग 10-11 दिन से हमने वीडियो डाला नहीं। उसका कोई विशेष कारण नहीं था कि हर किसी वो यही कारण है कि कुछ दिक्कतों की वजह से हम थोड़ा बिजी। और आप सोचिएगा भाई, हम ज्योतिषों की जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती, जैसे आप लोग की लगी रहती है, हमारी भी लगी रहती। तो है ना, तो आप सोचिएगा कि आप बोल सकते हैं कि भाई साहब आप तो ज्योतिष हैं, आपको तो अंदाज होगा। हाँ है, ठीक है, आने वाले चीजों का है। तो आप फिर उपाय निकाल लीजिए, आप मंत्र पढ़ लीजिए या कुछ कर लीजिए, तो आप बच सकते हैं। तो भाई हम तो मानना यह है कि जितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, हम जब नहीं बच पाए या हम उस परेशानी को नहीं झेले या उस परेशानी को नहीं निपटा पाए, ये पूजा करके मंत्र पढ़ के, हम तो रोज पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जो नॉर्मल कोर्स में हम करते हैं, और हम अपनी नियति को हमें मुझे झेलना पड़ा। तो ये जो कहना ना कि उपाय निकाल दो, हमको बचा लो, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम इस मझधार से निकल जाएं, तो देखिए वैसा है ही। भगवान इतना बेवकूफ नहीं बैठा होकर कि आपका नियति लिख के नीचे भेजा है और बीच रास्ते में नियति बदल देता है, तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी ना संसार। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब श्री राम और सीता माता महल छोड़ के, अयोध्या छोड़ के जब जंगल की तरफ प्रस्थान किए, तो क्या उनको विश्वामित्र थे, ऋषि मुनि सब थे उनके वो कैबिनेट्स में? तो वो क्यों नहीं उनको अंगूठी पहना दिए या यज्ञ कर दिए या कोई मंत्र पढ़ दिए, तो उनका ये चीज आने वाला कल बदल जाता, रुक जाता या कष्ट कम होता? नहीं हुआ ना, लोगों ने नहीं किया। हालांकि ये सवाल श्री राम ने जब जब श्रीलंका जीत के जब वापस आए सीता माता को लेकर, तो ये सवाल उन्होंने किया कि आप लोग हमको या मेरे जो नियति है उसमें कुछ ना कुछ कर सकते थे। आप लोग तो पहुंचे हुए ऋषि हैं और आपकी बातें ऊपर में लोग मानते हैं। तो ऋषियों ने ये कहा कि भाई साहब, जो आपकी नियति है ना, वो तो झेलना पड़ेगा। हमारे कह देने से या हमारे कुछ कर देने से नियति आपकी नहीं बदलेगी, तो इसीलिए हम लोगों ने आपको टोका नहीं। और अगर आप उस समय टोकते तो भी यही जवाब रहता है कि नहीं, आपके जो कर्म है, आपके जो आपका नियति लिखा है, वो आपको भुगतना पड़ेगा आगे चल। तो श्री राम को वो कष्ट से निकलना पड़ा, वो कष्ट को झेलना पड़ा, फिर उस कष्ट से निकलना पड़ा। नियति यही है। हम कोई ज्योतिष आके बोल दे हम आपका ये बुरा वक्त को अभी तुरंत ₹1,00,000 दीजिए और हम फुटाक से एकदम लाख आपका जो बुरा वक्त है उसको हम पलट देंगे, भाई साहब जब ये हो नहीं सकता तो तुम तो भगवान बन गया है ना। भाई इतना ही उस ज्योतिष में या उस पंडित में इतना दम है, तो पहले सबसे पहले तो अपनी शक्ल चेंज कर लेना, सुंदर बन जा, या अंबानी जैसा पैसा ले आ, या अपनी नियति बदल दे। वो तो आपके द्वार पे खड़ा है और आपको बोल रहा है आपकी नियति बदल दे, तो तुम पूछिएगा ना कि भाई साहब, तुम जो मेरे द्वार पे खड़े हो, खड़े क्यों? तो नियति बदल देते, अपनी ही नियति बदलते, तो तुम्हें मेरे द्वार पे खड़े होके मुझे अपने सर्विस का इनविटेशन नहीं दिए रहते, खुद अपना बदल लेते। तो ये गलत है, जो आपके नियति में है वो आप झेलिए। हाँ, ज्योतिष क्या करता है, वो ज्योतिष या कोई ज्योतिषी, एक अच्छा ज्योतिषी, वो आपको गाइड करता है कि भाई साहब ये आने वाला समय है, प्लीज अपने सेफ्टी को बढ़ा लो। अगर बुरा वक्त है या स्ट्रगल का वक्त है या अच्छा वक्त आ रहा है, तो प्लीज भाई बस बावला सांड की तरह मत दौड़ो,
ठहर के रहो, रुक के चलना, समझ के चलना, ठीक है ना। बावला सांड जैसा दौड़ेंगे तो ठीक है, आप एंजॉय करिएगा, लेकिन साथ में कई चीजें बर्बाद हुई। तो ये दो चीजें वो बता सकते। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि बोलते हैं भाई साहब मेरे बारे में कुछ बताओ, या लाइक आप बस बताते रहो। तो भाई साहब एक अच्छा ज्योतिष अगर बताना शुरू कर तो वो 12 खानों में लगभग एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं आपकी जिंदगी में। आपको क्या पूछना वो मुझे या कोई भी ज्योतिष वो उसे ढूंढ के निकालता है, बस इतनी सी बात रहे। ये उसी तरह है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोले भाई साहब मेरा मेरा बीमारी ढूंढ के बताइए, तो डॉक्टर तो आपको तो शुरू से लेकर अंत तक पहले तो चेकअप करवाएगा 15-20 तरीके का। बोला आए हो तो भैया तुम अगर हम ही को टेस्ट कर रहे हो तो भैया सबसे पहले तो लाइन से जितने डॉक्टरी डॉक्टरी का पढ़ाई में टेस्ट होते हैं सारा करके आओ, उसके बाद लेटो, शुरू से लेकर अंत तक हम दाब दाब के चेक करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो फिर आप तो परेशान हो जाएंगे यार, तो या डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। भाई साहब काम की बात बोलो, हम ऐसे के तो निकाल लेंगे पर मुझे वक्त लगेगा। तुम आए हो 15 मिनट में तुम चाह रहे हो हम पूरा जीवनी लिख दे तुम्हारे सामने, तो नहीं होता। तो ज्योतिष को आप समझिए, हर ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिष, हम हर ज्योतिष की बात नहीं कर रहे। एक अच्छा ज्योतिष एक मैथमेटिशियन की तरह है, उसे आप कंडीशंस बताएंगे तो वो एक और अपना सवाल दीजिएगा और अपने कंडीशंस बताइएगा। जैसे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में होता है, आप सर्टेन कंडीशंस आर गिवन और फिर एक सवाल होता है, तो वो उसको एनालाइज करता है और फिर सवाल के जवाब को ढूंढता है। तो आप एक अच्छा ज्योतिष, आपको आप गौर करते होंगे कि एक अच्छा ज्योतिष पहले आपसे कुछ कुछ पास्ट की चीजों को पूछता होगा, कंफर्म करता होगा क्या ये हुआ है, क्या ये हुआ है। आप कुछ उसको बताते होंगे नहीं है कि भाई साहब इस तरह से नहीं हुआ है, इस तरह से हुआ है। तो वो उसको उस पुराने गणित को वो बैठाने की कोशिश करता है और फिर उसका एक वो कंडीशंस को समझता है और फिर आने वाले समय को और आपका पूछा हुआ सवाल जो है वो उस फॉर्मूले में एडजस्ट करता है। हम ज्योतिष या कोई अच्छा ज्योतिष भगवान नहीं है, हमें भी कई कंडीशंस चाहिए होते हैं, लाइक छोटे छोटे इंडिकेशंस चाहिए होते हैं। जैसे आपकी शादी का डेट बता दो, आपके साथ या आपकी शादी क्या इस दौर में हुई थी, आपका बच्चा क्या इस दौर में हुआ था, क्या इस दौर में आपके साथ कोई परेशानी हुई थी, तो आप उस पर बताते हैं कि हाँ हाँ। तो वो सारे ग्रहों को उसी हिसाब से एडजस्ट करता है, स्टडी करता है और फिर वो आगे वाले चीजों पे एनालाइज करता है। अब इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए या तो कोई अच्छा ज्योतिष आपसे, हम इसको रीफ्रेम कर देते हैं, एक अच्छा ज्योतिष ना आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा। आपने सवाल पूछा, वो थोड़ा बहुत समय लेगा, 2-3 सवाल अपने तरफ से पूछेगा, फिर समय लेगा 10-12 मिनट 15 मिनट, चाहे पत्री में घुसा रहेगा या कंप्यूटर में घुसा रहेगा या लैपटॉप में घुसा रहेगा, तो आपके सवाल का यस नो क्या हो सकता है क्या नहीं वो बोल के चुप हो जाएगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड उसको बोलने की जरूरत नहीं। पूरी अगर कन्वर्सेशन देखी जाए तो 15-20 मिनट से ज्यादा होगी। एक अच्छा ज्योतिष ज्यादा नहीं बोलेगा। आपने सवाल पूछा भाई साहब मेरा ये होगा, तो उसने थोड़ा सा समय लिया, बोला हाँ साहब होगा, तो आपने दूसरा सवाल किया कब होगा, तो आपको मिल जाए, काम खत्म। या मेरा सवाल जो भी हो, या आपका सवाल में हो सकता आंसर नो हो, इस साल नहीं होगा, कब होगा, अब फलाना तारीख को होगा या फलाना समय में होगा, बियॉन्ड आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड होगा, थोड़ा सा और आगे जाना। अब देखिए ये कन्वर्सेशन ज्यादा नहीं चल रहा, एक अच्छा ज्योतिष फालतू का बात नहीं करेगा, ये कर लीजिए वह कर लीजिए, है ना। आधे घंटे तक काम की बात बोला नहीं, हाँ ना क्या होगा तो कैसे होगा, बस। पर बाकी 10 तरह का उपाय, उपाय बोलने से कोई बात है, उपाय होता तो शनि का उपाय लोग निकाल ही लेते हैं, शनि का जब भगवान नहीं निकाल पाए, शिव जी थरथरा गए, है ना। तो बातें निराला है, सबकी अपनी नियति है। शिव जी हमारे महादेव जो है
उनकी पहली अर्धांगिनी सती माता, उनका देहांत हुआ, ठीक है, जैसे हुआ, तो क्या महादेव उस चीज को नहीं बदल सकते? तो महादेव है, तो बोल देते ब्रह्मा जी पर, बदलो भाई, आप स्क्रिप्ट बदल दो मेरा, आई एम हैप्पी विद माता सती, और नहीं बचा पाए। नियति, तो नियति से आप भाग नहीं सकते, नियति को आप बदल नहीं सकते, तो आप कर क्या सकते? आप समय के साथ बहिए। नदी की धारा को आप सिर्फ नदी की धारा को आप रोक नहीं सकते, उसको बस मोड़ सकते। तो जब गलत समय चल रहा हो ना, बस अपने आप को एडजस्ट करिए और थोड़ा सा डिविएट हो गया, बस उससे बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते। जब बुरा समय चल रहा हो, तो जो वेग आ रहा है बुरा का, आप सफर पे सफर, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, जो भी कष्ट हो रहा है, तो आप उसको डिविएट, उससे बच नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को डिविएट कर दीजिए, हट जाइए, अच्छा जो हो रहा है उन्हें दो। सो जो आप उसको न्यूट्रलाइज किए कि आई एम रेडी फॉर इट, तो वो एक तरह से डिविएशन अपने अंदर हुआ। आप उस वेग को नहीं रोक पाए, और आप उस वेग को सहने की शक्ति में कन्वर्ट कर दिए कि लेट्स, हम खड़े हैं बाबू, जितना मार सकते हो मार लो। एक तरह से वो नदी की धार को घुमाना हुआ, लेकिन नदी की धार आपको फिर भी गीला करके जाए। ये अब इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो हुआ नीति, है ना, जितनी बकलोली हो गई। पर अब हम लोग, अभी तक हम लोग शनि पे थे, अब हम लोग राहु पे जाते हैं। राहु के ऊपर एक बड़ी मिसकंसेप्ट है, क्या चांडाल योग, काल सर्प, मैंने सब कमाने का धंधा डाल रखा है। आप राहु केतु को अगर कथाओं में पढ़िएगा तो बहुत सारी कथा है, हम उस कथा पे नहीं जाते, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। पर हम इसको किस तरह से समझते हैं? हम बाकी ज्योतिष की तरह बड़ी वो ये है राहु ऐसा है, राहु ऐसा है, राहु बड़ा वृत्तांत है, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उस सब चीज पे क्यों जाए? हम एक सिंपल लॉजिक पे बात करें, आप भी लॉजिक पे ही समझिए। राहु या केतु ये क्या है, और अदर 7 सात प्लैनेट जो है वो क्या है, और राहु केतु क्या है? मेरा ये मानना है कि जब ऋषियों ने ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये ग्रह इस तरह से रहेगा, तो उसका इफेक्ट जीवन पे क्या पड़ेगा, या जीवन के किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज को हम इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू कैसे एनालाइज कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये होंगे, बैठे होंगे 3 4 5 6 लोग, ऋषि प्रसारा बैठे होंगे, उनके शिष्य बैठे होंगे, है ना, तो कई लोग बैठे होंगे, डिस्कशन हो रहा होगा, और भी लोग आए होंगे। तो भाई साहब ये सब कर रहे होंगे, अच्छा आपकी शादी, तो भैया इसमें ये है, देखिए ना सप्तम घर चालू हुआ, ये वो, तो शादी हो गई, ठीक। तो 7 ग्रह को अगर ऐसे लोग कैसे बन रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये गड़बड़ा रहे हैं, मान लो। अब ऋषि साहब बोले भाई साहब इसकी शादी तो होनी थी, पर शादी हुई नहीं, अरे इसको तो जा रहा था रास्ते में, ये तो मर गया एक, अरे इसका समय तो देखने में 7 ग्रह में गुरु का है, अच्छा है, लेकिन इसका तो गुरु पीरियड बड़ा कष्टकारी गुजरा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है? या गुरु अच्छे लॉर्डशिप पे है, मतलब मान लीजिए गुरु साथी प्लैनेट ले रहे हैं, अभी सब ऋषि साहब बैठे हैं, साथी को प्लैनेट लिए हैं, राहु केतु का बात अभी नहीं उठा है, या कोई चीज का बात नहीं। तो भाई देखे कि भाई गुरु तो सेंटर प्लेस्ड है, केंद्र प्लेस्ड है, पर गुरु के दशाओं में ये आदमी जिस हिसाब से बता रहा है, बिकॉज दे आर राइट नाउ इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ज्योतिष, ठीक है। तो बोले भाई साहब उसने बताया, बोलो भैया तेरे गुरु में क्या क्या हुआ, गुरु महादशा जो हमारे हिसाब से इतने साल का है, क्या क्या हुआ बताओ हमको। तो भाई शादी हुआ, ये हुआ, पर भैया बड़ी कष्ट हुआ, एकदम परेशान हो गया, है न? अब इनको समझ नहीं आए, यार ये कैसे हो गया, गुरु को ऐसा देना नहीं चाहिए, गुरु तो वन ऑफ द बेस्ट है, एंड 4 अच्छे घरों का कारक बना के रखा है हम लोगों ने, है ना, हमने इसको अलॉटमेंट भी अच्छा दिया है, तो यार ये कैसे हो रहा है? ऐसी तरह से और भी चीजें, कि कुछ कुछ जीवन की चीजें जब ये लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे तो कुछ का गणित बैठ रहा होगा, हाँ ठीक ठीक,
कुछ आ रहा होगा तो समझे नहीं आ रहा, भाई कैसे हो गया, उसमें बैठ रहा है इसमें नहीं बैठ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने गणितज्ञ को बुलाया होगा, कोई मैथमेटिशियन ऋषि जो गणित उड़ित में तेज है, तो भाई साहब बात बताओ, ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब जैसे हम कोई फॉर्मूला छोटा चीज सॉल्व करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं, पर जैसी क्वांटिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीज का कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं, डेल्टा या एन या ये चीज का यूज करके हम उसका वेरिएबल फैक्टर एक डालते हैं उस फॉर्मूला में और फिर इनपुट करते हैं। तो बोला अच्छा, तो इस फैक्टर से क्या बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व हो जाते? तो कहा होगा मैथमेटिशियन, हाँ आराम से होते हैं भाई, इतना हैवी ड्यूटी कैलकुलेशन वी कैन सॉल्व थ्रू, जैसे आर्यभट्ट साहब और बाकी जितने मैथमेटिशियंस हैं, कैलकुलस का यूज है, जिसको आज के डेट कैलकुलस कहते हैं। उस समय भी एन फैक्टर्स यूज होते थे, वेरिएबल जिसको हम लोग मैथमेटिशियन लैंग्वेज में आप लोग समझते होंगे, जैसे हम लोग एन लेट एक्स बी एन, और ये एन इज द वैल्यू, है ना, सिंबॉलिकल वैल्यू, या हम लोग करके डेल्टा यूज करते हैं या एफ यूज करते हैं फंक्शन में। तो उसी तरह का कोई ना कोई एक सिंबल यूज किया जाए, करते हैं और हम लोग हायर मैथमेटिक्स हायर सवालों को सॉल्व करते हैं। बोला अच्छा, तब इन ऋषियों ने क्या किया कि यार सही में जीवन के कुछ गणित नहीं समझ में, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग भी कोई ना कोई वेरिएबल्स को डालें या याद करें, या ये वेरिएबल को डाला जाए इस जिंदगी के मैथ्स में वो चीज सॉल्व करने के लिए जो चीज नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखता है। समझे, एक अच्छा ग्रह में अच्छा गुजरना चाहिए, अच्छा जगह प्लेस है, पर नहीं गुजरा, समझ में नहीं, तो कहां से इसको कहीं, इसका मतलब जिंदगी का वो वाला पार्ट हमारे जो चौकोर में हम लोग जो बैठाए हैं उस गणित में बहुत कॉम्प्लेक्स घुस रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर जो है वो इस चीज को नॉर्म डिविएशन दे दे रहा है। तो इन्होंने इजाद किया फैक्टर वेरिएबल एन, या जिसका नाम दिया राहु केतु। कहानियों में होंगे कैरेक्टर राहु केतु, उनके ऋषियों को मालूम हुआ कि हाँ एक राहु केतु नाम का एक कैरेक्टर हमारे पूर्वज में था, तो एकदम थोड़ा सा वैसे ही डाल दो, ठीक है। ये मेरा अपना एक इलॉजिकल थिंकिंग है, पर लॉजिक बैठता है इसका। तो इन्होंने राहु केतु नाम का एक वेरिएबल डाला जिससे चीजों को वो जिंदगी की गणित जो नहीं समझ में आती वो इनके हिस्से डाल दी कि भैया इनको डालो, तब आपको समझ में आएगी। अचानक से यार एकदम बम बम हो गया आदमी, हाँ क्यों, ये वहां पर वेरिएबल नंबर एन जिसका नाम राहु है वो बैठा है, उसका वैल्यू चेंज करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी वो होगा। जो जनरली आप जो साइंस स्टूडेंट है या जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है क्लास 8, 9, 10, 11 कैलकुलस, हम लोग डेल्टा उल्टा फंक्शन टेबल्स कैलकुलस यूज करते हैं ना, उसमें बहुत सारा हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दोज आर वैल्यूज, हम लोग लास्ट में टेबल से वैल्यू उठा के डालते हैं और फिर वो सॉल्व हो जाता है, पूरा बड़ा सा IIT वाला सब क्वेश्चन है ना, जो नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं सॉल्व हो रहा है। तो जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स जो है, कुछ सवाल जो है वो जब नहीं सॉल्व होते हैं, नहीं सॉल्व हुए थे, उनको नहीं समझ में आया, तो शायद सारे ऋषियों ने मिलकर उस राहु केतु जो उनके हम लोगों के भी पूर्वज रहे होंगे राजा, जो कहानियों में है, हम उनको सच भी मान ले, तो उन्होंने बोला कि यार इसको इनका नाम देते हैं, दे वर द वेरी कैरेक्टर्स जो बड़े चालाक किस्म के, इसका नाम दे देते हैं, अब एन तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो इन्होंने राहु केतु नाम का एक वेरिएबल कंपोनेंट जिसको है वो पुटअप किया ज्योतिष के फॉर्मूले। ये मेरा लॉजिक, बाकी आप कहानी बनाते रहिए, है ना। तो हम इसीलिए हम राहु पे ज्यादा आपको वृत्तांत देना नहीं चाहते, सिंपल पकड़िए ना, ये वो वेरिएबल है जो चीजों को कभी पलट देता, अच्छे के साइड बुरे के साइड, समझे, ये किसी भी चीज को पलट सकता है।
तो राहु और केतु मेरे हिसाब से एक वेरिएबल है, शैडो प्लैनेट इनको बोला गया है। ये उसी तरह है शैडो प्लैनेट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग भी मैथ्स में यूज नहीं करते हैं, जो एन है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इट्स अ सिंपल कैरेक्टर। एन लिखते हैं ना, जैसे हम लोग न्यूटन के उसमें है कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू डेल्टा ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट व्हेन यू सॉल्व इट इन जब आप हायर मैथमेटिक्स में आते हैं तो डेल्टा का आपको फिगर्स डालने पड़ते हैं। तो ये चीज है। तो अब उस डेल्टा का कोई स्वरूप नहीं है, एफ का है, एफ इज एफ, एफ से कुछ भी हो सकता है इन द सेंस कि एफ इज एफ, एफ इज फोर्स, एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। पर उस डेल्टा का कोई डेफिनेशन नहीं, इट्स अ वेरिएबल कंपोनेंट, है ना। तो उसी तरह वो भी एक छाया सिंबल है। तो मेरे हिसाब ये जो बोला है कि राहु एक छाया है, एक शैडो प्लैनेट है। शैडो इसको इस तरह से इन लोगों ने दिया कि भाई साहब शैडो जब किसी चीज के ऊपर आ जाता है या तो वो आदमी का स्वरूप थोड़ा काला हो जाता है, छुप जाता है, या धुआं है, धुआं अगर आ जाए तो आप गायब फील कर, सामने वाले को आप गायब नजर आते हैं, सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है। तो वो एक चीज है ना। बेसिकली राहु ओवरपास थिंग्स। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा, वेरिएबल कंपोनेंट इन फॉर्मूला ऑफ ज्योतिष। ये वेरिएबल कंपोनेंट है जिसको आप हम बोलते हैं एन है, या मैथ्स में जिसका इस्तेमाल होता है हम लोग वेरिएबल कंपोनेंट एज एन या डेल्टा या थीटा हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व बिगर इक्वेशंस। तो ज्योतिष का जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, जो जिंदगी की वो चीजें जो अचानक से होती है, समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, इस चीज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इसको इजाद की। हालांकि इसके पीछे एक और साइंटिफिक रीजन ये है कि राहु एंड केतु इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मून एंड ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। वो इंटरसेक्शन पॉइंट आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पहले शुरुआती दौर का, जहां पर मैंने राहु केतु इंटरसेक्शन पॉइंट को, दे आर इमेजिनरी पॉइंट, अगर आप जियो फिजिक्स में पढ़ोगे इसको। तो 3 पॉइंट है, वेरिएबल कंपोनेंट टू सॉल्व लार्जर इक्वेशन ऑफ लाइफ, ये शैडोई है ऑब्वियसली, इस चीज को कोई वैल्यू नहीं है तो शैडो है, छाया है, धुआं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे बच्चों में आप लोग सॉल्व करवाते हो अपने बच्चों को, अगर 2 एप्पल का दाम 4 रुपया है तो 5 एप्पल का दाम कितना होगा, तो बोलते हैं ना कि हम लोग निकालते हैं ना, तो बेटा इसको लिखो, पहले हम लोग लेट 1 एप्पल कॉस्ट x रुपीज, x बनाते हैं टू फाइंड x। वो जो x है उसका कोई रूप नहीं है ना, वो तो आपने इमेजिनरी हवा में सोचा, आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। तो आपने x को सॉल्व किया तो 1 केला का दाम निकाला और फिर आपने 5 केला का दाम निकाल लिया, समझे। देखो अगर नॉर्मली करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 3-4 स्टेप हो जाएगा। ऐसे में लेट x को कर दिया तो फट से निकाल दिया x। ये जो x है दैट इज राहु। हाँ, राहु केतु को ये देखा गया कि जिंदगी का जो उलट फेर होता है, जो इक्वेशन साला अचानक से जिंदगी का अच्छाई की तरफ बुराई की तरफ जो भी है, और ये देखा गया कि यार जो इक्वेशन में हम ये डाल रहे हैं जिंदगी के इक्वेशन में, जो चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो हमने राहु केतु डाला और समझ में आ गया। लेकिन हमने देखा पूरा लाइफ में उस आदमी जो हम लोग को बता रहा है रिसर्च वर्क में कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये जो है इसको सॉल्व जब कर रहे हैं तो दिखाई ये दे रहा है कि ये डेल्टा जो है, ये वेरिएबल कंपोनेंट राहु केतु जो हम लोग नाम दिए है बदमाश, है ना। तो नेचर जो है जिंदगी के इक्वेशन में राहु का नेचर जो है वो अच्छा नहीं है, इट्स मेलेफिक, फंडामेंटली इट इज अ मेलेफिक प्लैनेट। हाँ, राहु और शनि बोलता है कि राहु बोलता है राहु शनि की तरह काम करता है। अब इसका कारण यह हो सकता है कि राहु 18 है, शनि 19 साल है, वो भी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलते हैं,
वो बोल दिया केतु मंगल की तरह, केतु भी 7 साल, मंगल भी लगभग उसी टाइप का है। तो इस तरह से बोल दिया, इस तरह सिंबॉलिकली या लॉजिकली करेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो 3 पॉइंट राहु केतु, इन फंडामेंटली दे आर मेलेफिक, बट दे आर द वेरिएबल कंपोनेंट which helps us in understanding uh, formulas and the equations of life. हाँ, ये शैडो प्लैनेट है, ये हाईली म्यूटेबल है, मैंने इसमें जो फिगर डालोगे वो वैसा हो जाए। ठीक है ना। तो वेरिएबल कंपोनेंट जो फिगर डालो, 100 डालो 100 बनेगा, 1000 डालो 1000 बनेगा, 0 डालो तो सब कुछ 0 कर देगा। ये है। तो ये एक शैडो प्लैनेट है, ये एक धुआं है, जिस तरह से धुआं को इस्तेमाल करोगे चीजें उस हिसाब से दिखेंगी या गायब हो जाए। तो राहु को ये समझो, इट्स अ शैडो प्लैनेट, इट्स अ वेरिएबल कंपोनेंट, उसके कुछ कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं, एंड एट द एंड फंडामेंटली ही इज मेलेफिक। हाँ, राहु को ज्योतिषों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हो सके रिसर्च में बोला हो कि भैया इस दौर में ना हम हमेशा उधर ही ट्रैवल किए, पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा हम ट्रैवल किए हैं। तो ये डाल दिया कि राहु के महादशा में या राहु की दशाओं में हो सकता है आप पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की तरफ यात्रा करें, छोटी करें बड़े करें, पर आपकी यात्रा होगी। राहु रिप्रेजेंट करता है स्किन डिजीज, तो शायद रिसर्च होती किया होगा, और 2-3 आदमी खड़े हुए होंगे, हाँ भैया हमरा तो ये हो गया, हमरा तो कुष्ठ रोग हो गया, हमरा तो थोड़ा फुंसी हो गया स्किन में, हमरा तो इरिटेशन हो रहा है, बोला होगा। तो उन्होंने उसको उसमें लिख दिया कि राहु के कैरेक्टर्स में स्किन डिजीज दिखता है। राहु एक्सपेंशन का कारण, फिलोसॉफिकली हमको जानने की जरूरत नहीं है, वो देख के भी आप समझोगे, वो देख के भी आप पगला जाओगे, फालतू का। एक्सपेंशन, राहु इज वेरी गुड इन मल्टीप्लाई, आप उसको किसी के साथ रखो उसमें एड ऑन हो, जिस तरह n को किसी एक के साथ रखोगे, n इंटू 100 इज 100n, तो आप उसमें जो डालोगे वो एक्सपैंड कर देगा 100, 1 डालोगे 1 होगा, उसमें 100 डालोगे इमीडिएटली टोटल 100n क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। तो इट एक्ट्स एज अ मल्टीप्लाई, वो बढ़ा देता है, जो वैल्यू डालोगे बढ़ा देगा, 0 डालोगे बढ़ा 0 करेगा, इंफिनिटी डालोगे इंफिनाइट कर देगा उसको। तो इट्स अ वेरिएबल, जिसमें कोई भी वैल्यू डालो वो उसको उसी हिसाब से बढ़ा देगा या एक्सेस कर देगा। तो एक्सपेंशन का काम करता है, जिसके साथ बैठता है कुंडली में, उसकी जिसके साथ बैठता है उसके साथ वो n बन के बैठ जाए। तुम बदमाश, तो भैया हम n बस भरते रहो, n में वैल्यू, हम उतना बदमाशी। तुम अच्छा, तो बस बढ़ते रहो n में, हम बहुत अच्छे, अच्छा का नंबर 3, तो तुम्हारा अच्छा को हम नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। राहु ऐसा है ना। राहु धातु को रिप्रेजेंट करता है, राहु तार है, करंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टू सर्टेन एक्सटेंट कंप्यूटर भी बोलते हैं, टू सर्टेन एक्सटेंट आप इसको एरो, जो पायलट्स वोलेट्स होते हैं वो भी में देखा गया है राहु को। राहु रिसर्च वर्क में बहुत काम करता है, बिकॉज राहु बहुत इंटेलिजेंट है। राहु का जो कैरेक्टर कहानियों में जो लिखा है, ही इज अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हम कहानी पे जाते हैं, वो ऐसा आदमी था जो 2 मिनट में इधर से उधर नजर आने लग गया अमृत के उसमें। तो इसका मतलब राहु वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, एंड वो जाके अमृत वाले लाइन में खड़ा भी हो, जो कि बाकी लोग नहीं खड़ा होता है, समझ रहे। तो ही इज हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। इसके दोस्त क्यों हैं, तो वही है बुध शुक्र शनि, उधर वाले पार्टी है ना। इधर तो हालांकि बेचारे शनि को बेचारा देव पुत्र है, पर फिर भी उठा के उधर डाल दिया गया है ना। तो बुध शुक्र शनि ये 3 इसके मित्र है ना। अच्छा, मेंटल एबरेशन का भी कारक राहु है। राहु अगर आपके दिमाग को असर कर रहा है कुंडली में, तो उसको आपका ना थिंकिंग पैटर्न को बढ़ा दे, क्योंकि राहु एक्सपेंशन कारक, वो तो n बन के बैठा है। अगर आपके दिमाग के साथ बैठ गया, चंद्र के साथ बैठ गया, तो क्या करेगा, आपके थॉट्स को आप सोच रहे हैं अरे हम 100 रुपया आज कमाएंगे,
आपने ये नहीं सोचेंगे, आप ये सोचने लग जाइएगा, अरे हम 100 रुपया कमाएंगे तो हम शाम 4 बजे 100 रुपया कमा के निकले, अरे यार उधर भी 2 पैसा और कमा लेते, अरे यार वहां पर भी खर्चा है मेरा, अरे यार इसका भी खर्चा है, अरे यार यहाँ पर भी पैसा देना है, अरे यार हम क्या करें, ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलेंगे वहां जाएंगे, वहां पर 50 रुपया कमा लेंगे, फिर वहां जाएंगे वहां 50। मैंने आप चला वो सेंटेंस जो सोचे थे कि यार आज 4 बजे तक 100 रुपया कमाएंगे घर जाएंगे, ये सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। पर नहीं, आप दसियों चीजें सोच लिए, कहाँ कहाँ उधारी, कहाँ का टेंशन, मेरा पंचर हो जाएगा तो हम कहा करेंगे, हमारा पैसा खत्म हो जाए, बेकार का तुल मार के सोचना है, मार जलेबी बना रहे हैं दिमाग में। ये चीज कभी कभी ये एक्सेस हो जाए तो आप वो ऊपर अल्लाह तल्ला का भी शिकार हो जाते हैं, है ना। राहु की हाइट अच्छी थी, किताब कहानियों में भी है, राहु हैड अ गुड बिल्टअप, अच्छा बिल्टअप का है, लंबा चौड़ा कद काफी था। ये इज हाईली इंटेलिजेंट, राहु प्रधान लोगों में दे आर हाईली इंटेलिजेंट, क्योंकि ऑब्वियस है ही इज हाईली इंटेलिजेंट फेलो, पहले भी कहानियों में था, अभी भी आप जो भी कह लो, है ना। पर हम राहु जैसे, राहु अगर ना रहे तो आप इंजीनियरिंग ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, ये आपको उस तरह से सोचने को मजबूर करता है। ये जो मेंटल एबरेशन है ना, इसका सही ज्यादा सोचना, गलत ढंग से सोचना तो आपको पगला सकता है, लेकिन उसी को अगर अच्छा ढंग से ज्यादा सोचेगा तो आप बहुत ज्यादा इजाद कर पाइएगा। इंजीनियरिंग के लिए आपको बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, रिसर्च वर्क करने के लिए, ये राहु करवा सकता है। तो हर चीज के दो पहलू हैं, ये गंदा वाला है और ऊपर में इंटेलिजेंट होने की वजह से आप ज्यादा पढ़ाई में, काम में कर सकते, आप अच्छे प्लानर बन सकते, आप अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्लान बना सकते। एग्जीक्यूशन आप में प्रॉब्लम होगा, राहु में एग्जीक्यूशन वाला सेक्शन नहीं है। पर हाँ, आप इस आदमी से भैया को प्लान बनाओ ना, तो ये प्लान बना देगा, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो जैसे इसको बोलेगा ना भैया जब कर देना तो ऐसे का हाथ पड़े। हाँ, ये राहु झूठा और मक्कार है। अब इसको लिख दिया है किसी किताब में, हम इसको झूठा मक्कार, मैं झूठा, क्या पिक्चर है, मैं झूठा तू मक्कार, ये पिक्चर था ना रणवीर कपूर का, तू झूठी मैं मक्कार, ऐसे टाइप। तो आप इसको इस तरह से मत करिए, हम इसको ना इस तरह से नहीं समझे झूठा मक्कार, हम इसको ऐसे बोलेंगे ना, हम लिखे जरूर हैं किताब से, हम देखे तो जनरली हम इसको इतना नहीं, हम इसको दूसरे रूप से पकड़ते हैं। हम कहते हैं कि दे आर पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, स्लाई, माने ना वो तुरंत मौका देखते ही अपना बदल देते हैं बात, तो आपको झूठ लगेगा, लेकिन वो अपनी, अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए तो वो अपनी बचाव मुद्रा पे है। तो ऐसा आदमी ना, आप ऐसे आदमी पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, ये बातें बनाता है, ये आप अपनी बात नहीं, अपना काम करने की वजह से, अपना काम निकलवाने के लिए ये बातें बनाए। अगर आप सामने से, अगर आप इंटेलिजेंट हैं या समझदार हैं तो इस चीज को आप इस उसके प्रति इस्तेमाल भी कर सकते। ऐसे लोग, राहु जो प्रधान लोग हैं, उनमें काम निकलवाने की एबिलिटी, झूठ बोल के आप उसको बोलो या उसको बोलो चतुराई से बोलना बोलो, तो ये आदमी ये कर लेगा। ऐसे आदमी ज्यादातर बड़े सफाई से सेल्स वालों को भी देखा जी। राहु मटेरियल गेन्स का कारक है, मटेरियल गेन्स मतलब राहु अध्यात्म को नहीं मानता, वो तो सीधा है भैया, हम तो माया है ना, और ये जमाना अभी जो है माया का ही है। तो हाँ, बाबा जी की तरफ दर्शन है, माया लो हमसे और माया माया करो, है ना। तो राहु मटेरियल गेन्स का है। सी ज्यादा ना ज्योतिष को ना ज्यादा फिलोसफिकल और ये मत, उस तरह से हम नहीं मानते, आप भी मत मानो। कारण क्या ना भाई, आप लोग इसी जिंदगी में हो ना, यही जमाना चल रहा है ना। बाबा जी बनते आप बच के निकल जाओगे, बाबा जी बनना हो तो भगवान आपके कुंडली में ना बाबा जी का योग्य हो,
भगवान ने आपको भेजा इसी माया में रहना है और इसी माया में जी के अच्छे जी के निकलना है। तो फिर फिलोसफी का है हम आपको दिए रहे फालतू का कि ऐसा है वैसा है, हम खुद माया में हम इंजॉय कर रहे हैं। तो राहु मटेरियल गेम्स के लिए है, जमीन जायदाद जो है, चल अचल संपत्ति, ऑल सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट, इसके लिए राहु वेरी वेरी स्मार्ट, ही लव स्टोरी। राहु आउटकास्ट है, नॉर्म्स को तोड़ने वाला। आउटकास्ट कुछ लोग उसको चमार उमार भी लिख दिए हैं, तो हम उस तरह से तो नहीं मारते, इस तरह से किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आउटकास्ट में ही आउटकास्ट आप इसलिए बोलते हो ना इसको, बिकॉज ही डजंट, राहु प्रधान लोगों में या राहु जैसे लोगों में ये नॉर्म्स को तोड़ने में की काबिल रखते हैं। हाँ, मैंने आपको खाना ऐसे खाना, और ये चीज को नहीं माने, इस चीज को चेंज करने की कोशिश करें। नियम है कि भाई 12 बजे खाना है, मान लीजिए, और खाना मिलेगा चावल दाल और भिंडी का भुजिया, पर बाकी लोग आके खाएंगे वही चावल दाल, 12 बजे पेट सजा, चावल दाल भिंडी भुजिया खाते चलेंगे। पर राहु जैसा आदमी हो सकता है वो 12 बजे ना आए, तो 12:30 में आए, ठीक है, और बोले चावल दाल सब्जी, चावल दाल भिंडी भुजिया दिए, और सुनो हमको चावल दाल भिंडी नहीं चाहिए, हमको प्लेट में नहीं चाहिए, हमको स्टील का प्लेट पे दो और दोनों सबको मिक्स करके दो, हम अपने से मिक्स नहीं करते। लेकिन नियम क्या था? नियम था 12 बजे आना, चावल दाल सब्जी प्लेट में अलग अलग के दिया जाएगा और आपको खाना है। ये जनाब आएंगे 12:15 में आए, हमको मिक्स करके दो, हमको स्टील का प्लेट में दो, और हम यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, हम जा रहे खिड़की के पास बैठ के, वहां पर कौवा देखेंगे या तोता मैना देखेंगे, तब हो जाए खाएंगे, खाना खत्म कर देंगे। तो ये नॉर्म मैंने कहने का तो सामाजिक न्याय व्यवस्था है, इससे थोड़ा ये हट के चलता है। हाँ, ऐसे लोग सवाल भी बहुत उठाते हैं, ऐसे लोग आपको, तो मैंने फील किया है, भगवान से भी सवाल पूछ सकते हैं कि, या वेदों पे भी कॉन्ट्रैक्ट आपको सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे लोग सवाल पूछते बहुत है, वो नॉर्म्स को यूं बोल देने से एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मूल कारण क्या है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर अच्छा रहा तो उनमें राहु प्रधान अच्छा अगर है, तो ऐसे लोग, चूंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, चूंकि वो सोचता बहुत है, चूंकि वो प्लान बहुत करता है, तो किसी भी चीज को ऐसे दीजिएगा तो यूं लेके नहीं बैठ जाए, वो बोलेगा ये है क्या, पहली बात तुम बोल रहे हो, चलो हम मान ले, तो मानने की वजह बता दो। तो ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं यार ये तो साला हमारे नियम का मान नहीं रहा है, बाहर करो, है तो बाहर कर दो भाई, तो आउटकास्ट को चमार उस कैटेगरी में डाल दिए गए। हालांकि ये सब चीजें जातिवाद की वजह से है, पर हम इसको इस तरह से मानो, ये लोग वो लोग हैं जो न्याय जो व्यवस्था है उसके विपरीत या उससे थोड़ा हटके चलते, इसलिए क्रिमिनल्स में राहु ज्यादा माहिर होता है बनाने में। अगर गंदा राहु है तो क्रिमिनल कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि वो नियम कायदा नहीं मानते ना, तो दंडगिरी ज्यादा हो जाती। राहु डिप्लोमैटिक है, क्योंकि वो झूठा मक्कार का हम तो बोले थे ना कि दे आर नॉट झूठा मक्कार, दे आर स्लाई, वेरी स्मार्ट, अपॉर्चुनिस्ट। उसके लिए वो थोड़े बातों को घुमा के बोलते हैं, बातें निकलवाते हैं अपने फायदे के लिए, तो आप इसको जो कहेंगे तो उस हिसाब से डिप्लोमैटिक है। मतलब कोई भी सवाल का जवाब वो बड़े सोच के और घुमा के देंगे। तो अच्छा, ये तो हो गया। मैंने लास्ट में लिखा है राहु ताश की गड्डी का जोकर कार्ड है। ये इसलिए लिखा है कि ये वो जोकर कार्ड है जिसको आप लोग रमी में कभी कभी इस्तेमाल करके बाजी पे बाजी खेल जाते हैं ना, कुछ भी बन जाता है जोकर, अगर आ जाए तो इक्का भी बन जाता है, दुग्गी भी बन जाता है। अब इसको आप सेट करके हैंड अपना एक हाथ बना लेते हो, तो ये वो जोकर कार्ड है। बस इसमें अगर इसकी संगति अच्छी हुई तो लाइन से आपको हाथ पे हाथ ताश के चाल में दे देगा। अगर आपके पास जो पत्ता आया है, जो भी है 12-14 पत्ता जो आया है,
उसकी उसकी व्यवस्था अच्छी है किस्मत से आपकी, और उसमें एक जोकर आ गया, तो आप समझ सकते हैं आप कितना बड़ा गेम जीत जाइए। लेकिन अगर आपका पत्ता ठीक नहीं आया और फिर भी जोकर आ गया, तो आप एक या दो ही हाथ ले पाइएगा एक साथ, उस कमजोर पत्ते की वजह से और एक जोकर की वजह से। ये हो सकता है कि अच्छा पत्तों की संगति में अगर है तो राहु बमबमा के आपको हाथ दिलाएगा बना बना के कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर गंदे पत्तों की संगति में जोकर आके घुस के बैठा है तो ऐसा हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा भाई साहब हारे जाओ, क्या है फालतू में हमें इसमें निकाल के जबरदस्ती जमीन में पटकोगे, गिन के एक वो हाथ लोगे, क्या है हमको बर्बाद, ऐसा हवाबाजी कर रहा हवा ऐसे निकालोगे और पटकोगे, ऐसे करके आप खुश हो जाओगे। इससे बेहतर है पैर मार और ऐसे रख लो, समझे। राहु वो चीज है, ताश की गड्डी का जोकर है। अगर जिंदगी के हाथ में, आपके जिंदगी के हाथ में अगर जिंदगी का अच्छे पत्ते हाथ लगे हैं तो राहु आके आपको लाइन से बाजी जिता देगा। लेकिन अगर जिंदगी के पत्ते घुस घुस लगे हैं तो राहु आके ऐसा बोलेगा भाई साहब ठीक है, अब इस्तेमाल करिए लो, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं सामने आसपास तो सब उल्टे बैठा है, करवा देंगे। ध्यान रखना, हो सकता हमरा हमको दो ही चीजें हो सकता है, या तो हम एक हाथ तुमको दिलवा दें क्योंकि और तो कोई है नहीं आसपास जो तुमको सपोर्ट दे रहा है, या फिर वो हाथ लेके ही तुम पूरा ही चाले हार गए, या फिर हम रह जाएं और तुम चाल इस्तेमाल न कर पाओ, तुम्हारा खुदों हाथ नहीं बनेगा और मेरा हम वही का तुम्हारे हाथे में रहेगा। तो राहु वो जो करे ये आपको बिगाड़ सकता है, उसकी संगति अच्छी है तो आपको पूरी की पूरी चाल जितवा सकता है। अगर संगति ताश के पत्ते की संगति अच्छी नहीं है आपके हाथ में तो वो कोई काम का नहीं, फिर तो वो आपको लिए बर्डन हो, अच्छा ये अगर ले दो यार ऐसे टाइप। तो ये चीज है राहु या केतु, केतु पे आएंगे सेम चीज और उसमें कैरेक्टर डिफाइनेशन अलग। तो राहु को ना बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके साथ रहे उसका हो जाता है। 100 के साथ n रखोगे तो हम लोग बोलते हैं ना 100n या 50n तो उसका हो गया, तो 50 नंबर का हो गया। अब बस तुम n का वैल्यू डालो, वो 50 को उसी हिसाब से बढ़ा। तो राहु जिसके घर में होता है उसकी घर की लॉर्डशिप है। ठीक, मान लो राहु तुला राशि में बैठा है तो वृषभ की भी लॉर्डशिप ले लेगा, वो जहां पर भी वृषभ है घर में उसकी भी लॉर्डशिप ले ले। अच्छा, राहु अगर अच्छे केंद्र या त्रिकोण के साथ बैठा है तो बाबा जी एकदम बम बम कर देगा। केंद्र में बैठा है तो बम बम, केंद्र में बैठा है अच्छे ग्रहों के साथ तो बम बम कर देगा। तो राहु हाईली म्यूटेबल प्लैनेट, कोरोना वायरस तरह, जिस एनवायरनमेंट में अभी कोरोना क्या क्या नंबर चढ़ गया है ना वायरस का, वो उस तरह से जैसे जैसे बैठाइएगा वैसे वैसे बैठे। तो राहु को एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राहु क्या क्या किस तरह से राहु, हम ज्यादा मैंने हाई डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे राहु का, हम एकदम सटीक स्नैपशॉट पे करेंगे कि आप अपना राहु को कैसे देखें। किसी की दशा आ रही हो या किसी की अंतर दशा आ रही हो, महादशा, तो बस आपको वो राहु को पहचानना है, वो राहु बुरा राहु है या अच्छा राहु। फंडामेंटली तो ये इज अ मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन चूंकि राहु बड़ा ही स्मार्ट आदमी है, वो जोकर है, उसको इक्का भी बना सकते हो दुग्गी भी बना सकते हो। तो भाई हम उस कुंडली में देखना पड़ेगा राहु को हम इक्का बनाए कि दुग्गी बनेगा ही, समझ रहे। तो राहु को पहले कुंडली में पहचानना है कि वो इक्का लायक है कि दुग्गी लायक है, दुग्गी में दुग्गल साहब जैसा दुग्गी बन जाए, ये चीज एनालाइज कर। राहु का अपना कुछ नहीं, बोलने के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि राहु ओनरशिप रखता है इसका, कोई लोग बोलते हैं राहु इस राशि में एग्जॉल्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं राहु इस राशि में डेबिलिटेटेड होता है। पर हम ये मानते हैं राहु को उतना मत डिटेल में जाओ, क्योंकि सामने वाला आदमी या आप जब अपनी कुंडली देख रहे हो आपको तो मेन सवाल चाहिए, अब वो डेबिलिटेटेड है नीच है उल्टा, आपको सवाल का जवाब मिल जाए हम खत्म, नीच हो या
उच्च हो से आपको क्या लेना देना, होगा उच्च। हमारा काम कर दे, बात खत्म। नहीं कर रहा है तो बेकार है ना। और जब करेगा तब तक हम रहे ना रहे वाला हाल है। तो आपके सवाल का जवाब मिले तो राहु को राहु की तरह लीजिए। फर्स्ट वो समझेंगे हम लोग कि राहु को हम लोग देखेंगे कैसे कि वो एक्चुअली वो उस कुंडली के लिए अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरा है तो फिर हम लोग बुराई की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर उसमें बुराई भी है तो उसमें बचाव के लिए क्या क्या है वो भी देखें। बस उसके बियॉन्ड हम सिर्फ आपको तरीका बताएंगे राहु को एनालाइज करने का, उसके बियॉन्ड हम जाएंगे नहीं, फिलोसफी हम चलेंगे नहीं, समझे। आई वोंट बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ फिलोसफी, गुड फॉर नथिंग, वो आपके जीवन में कुछ काम का नहीं है ना। फालतू में हम देख के आपका दिमाग क्यों खराब करें। आपको बाबा जी बनना नहीं, हमको बाबा जी आपको बनाना नहीं है। आपको सिंपल रखना है कि भैया आपका कुंडली आपके पास है तो आप बेवकूफ ना बने। अच्छा मेरा राहु हमने देख लिया, कुछ तो अंदाज हो रहा है गड़बड़ है या अच्छा है, बस इतनी। अगले एपिसोड में हम लोग प्रेडिक्शन टेक्निक्स को एनालाइज करेंगे, वेरी स्मॉल टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स, उसी पे हम लोग एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू आगे। थैंक यू।